हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाहे वो सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं चाहे वो सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं। जिनके पास भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके व्हाट्सएप करके वो नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो पे, जहां पे मैं शुरुआत करनी है एक और नए लेसन की। लेसन नंबर 3 तक की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं। जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो आराम से जाए पहले वो वाली वीडियोस देखें, तब शुरुआत करें लेसन नंबर 4 की। तो लेसन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे फिलिप्स कर्व के साथ इन्फ्लेशन को। अब तक मैं डिस्कस किया था फिलिप्स कर्व के साथ एक्सपेक्टेशंस को, और अब हम करेंगे डिस्कस फिलिप कर्व के साथ इन्फ्लेशन को। आई बात समझ में? तो लेसन नंबर 4 का आगाज करते हैं आज की वीडियो से। तो आज हम सिर्फ करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन नंबर 4, जिसमें क्या क्या पढ़ना है और कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। आई बात समझ में? और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं इस लेसन के, और भाई बता रहा हूं इसी वीडियो के साथ आप लोगों का जो है ना हाफ सिलेबस खत्म हो चुका है। मतलब जो लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, मतलब लेसन तो ज्यादा है पर हमारा जो ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब सिर्फ हाफ और रह गया है। इसे कमिट करते हैं हमारी ये सीरीज जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है हमें। पहला पॉइंट देखो, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड नो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब क्या, पहले हमें समझना होगा कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। सबको बताया है, ये बता चुका हूं कि महंगाई को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? पर वो कैसे होती है वो भी समझेंगे। ठीक है, एंड नो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। दूसरा, टू रिलेट इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। हमें समझना होगा कि जैसे हमने याद है एक्सपेक्टेशंस को रिलेट किया था किसके साथ, फिलिप्स कर्व के साथ, ऐसे हमें इन्फ्लेशन को रिलेट करना है फिलिप्स कर्व के साथ। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा है हमारा टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ स्टैगफ्लेशन। उम्मीद है आप लोगों को स्टैगफ्लेशन याद होगा, डिस्कस किया था मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड हाई इन्फ्लेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन इन इकोनॉमी। अब आगे आते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो पहले देखो महंगाई का मतलब क्या होता है। महंगाई का मतलब होता है जब भी किसी भी, हम सबके सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर सारे नहीं होते पर कंज्यूमर सारे होते हैं। जब कंज्यूमर सारे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जब उन गुड्स और सर्विसेज के प्राइस लगातार राइज करते रहे उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अब उनके राइज करने की वजह से क्या होता है, हमारी परचेजिंग पावर कम होती रहती है। आई बात समझ में? तो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्टडी राइज इन प्राइसेस और परसिस्टेंट डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। यानी कि या तो प्राइस राइज कर रही हो लगातार या हमारी परचेजिंग पावर लगातार डिक्लाइन कर रही हो, कम हो रही हो, ऑफ द मनी आर बोथ कंसीडर्ड साइन ऑफ इन्फ्लेशन। ये दोनों साइन किसके होते हैं, इन्फ्लेशन के साइन होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी इनकम मान लो पहले 100 रुपए थी, ठीक है, और मैं कोई एक गुड्स है जो 50 रुपए का है, ठीक है, मैं उसको परचेज करता था, तो मैं कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा, 2 यूनिट। क्योंकि 50 रुपए की कोई चीज है, मेरे पास 100 ही रुपए हैं, तो मैं सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा, 2 यूनिट यूज कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो वो चीज बढ़ के 50 से कितनी हो गई, 100, मतलब 50 से वो चीज बढ़ के 100 की हो गई, तो अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ही कंज्यूम कर पाऊंगा। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है सिर्फ एक लॉजिक की वजह से, और वो लॉजिक क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, और कम क्यों हुई, क्योंकि चीज के रेट बढ़ गए। अब आगे आते हैं, फैक्टर्स विच क्रिएट्स इन्फ्लेशन। और हम डिस्कस करने होंगे ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। जिसमें से एक तो है पहला हमारा एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड। यानी कि जब डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, और हम सब जानते हैं जब डिमांड बढ़ती है चीजों के प्राइस अपने आप ही राइज करते रहते हैं डिमांड के बढ़ने की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड। दूसरा जो होता है हमारा ये है सेक्टरल डिमांड। सेक्टरल डिमांड क्या होगा वो समझते हैं। सेक्टरल डिमांड का मतलब क्या है कि हर सेक्टर में कितनी डिमांड हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ सेक्टर में डिमांड कम हो रही होती है, कुछ सेक्टर में डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो रही होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेक्टरल डिमांड। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सप्लाई इम्बैलेंसेस। सप्लाई इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि सप्लाई में कोई दिक्कत चल रही है। अब ज्यादा देखो, जब डिमांड बढ़ेगी, जिसे हमने किसमें पढ़ा था, इस पॉइंट में, एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप ही राइज कर जाएंगे। लेकिन सपोज करो कुछ ऐसा हो रहा है क्या, कि सप्लाई कम हो गई,
अब सप्लाई कम होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स ने अपने गुड्स को अपने पास स्टॉक करके रख लिया। उसे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो मैं तब बेचूंगा, ठीक है, तो उसने अपने पास स्टॉक कर लिया। लेकिन इसके चक्कर में हो क्या रहा है, करंट सप्लाई कम हो गई। अब करंट सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, प्राइस राइज कर जाएंगे, ठीक है। तो सप्लाई इम्बैलेंसेस। फिर आता है हमारा कॉस्ट वेरिएबल्स लाइक ग्रोइंग इंपोर्ट कॉस्ट। अगर इंपोर्ट का कॉस्ट महंगा पड़ रहा है तो, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों सबको ये वर्ड पता होगा, इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। देखो, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी भी बाहर की कंट्री से कुछ मंगवाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहरी कंट्री में कुछ ना कुछ भेजना। सपोज करो, आप लोगों को पता है इंडिया में आईफोन जो है वो इतने महंगे क्यों बिकते हैं, उसका एक मेन पता है क्या है, उसमें इंपोर्ट जो कॉस्ट है वो काफी महंगी आती है। यानी कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह जो एक्साइज टैक्स जो लगता है, ठीक है, ड्यूटीज जो लगती हैं, मतलब जिस भी तरह के टैक्स लगते हैं ना, इंपोर्ट टैक्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी इंपोर्ट कॉस्ट राइज करेगा, ठीक है, तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप वही आईफोन किसी और कंट्री में जाके लो, सपोज करो आप यूएस से ले रहे हो जहां मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको मिले सस्ते में मिले। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट वेरिएबल्स लाइक ग्रोइंग इंपोर्ट कॉस्ट, कि अगर इंपोर्ट कॉस्ट भी राइज कर रहा है जिसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, प्राइस राइज कर जाएंगे। और ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया आईफोन का, हम लोग ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ क्रूड ऑयल, ठीक है, जो पेट्रोल डीजल, इन सब के लिए में क्या है, कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। और जब दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी तो उस चीज के प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमें वो चीज महंगे में खरीदनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन क्रिएट यहां भी होता है। आई बात समझ में। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं होता, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं कोई एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है ना, उसके रेट ऑलमोस्ट हाफ से भी कम होते हैं, लेकिन जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचते हैं उसका एक डबल ट्रिपल ऐसे हो चुका होता है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, जिसे हम बोलते हैं बहुत सारे मीडियम्स आते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। सपोज करो पहले प्रोडक्ट किसके पास है, कंपनी के पास है, कंपनी या फिर प्रोड्यूसर के पास। आप डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट कंपनी से लो, आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे, लेकिन कंपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचती ही नहीं है। कंपनी के पास से किसके जाते हैं, होलसेल के पास। होलसेल के पास जाने के बाद जाते हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास जाने के बाद आते हैं कंज्यूमर्स के पास। तो इन सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, कमीशन फिक्स होता है, जिस चीज की वजह से हमारे गुड्स या फिर हमारी सर्विसेज के प्राइस राइज कर जाते हैं। अब आगे समझते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टूल्स विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन लेवल ऑफ मनी। अब ऐसे टूल्स जिनके जरिए हम क्या देख सकते हैं, अच्छा ये पॉइंट रहेगा, रेट ऑफ मनी एक्सपेंशन। रेट ऑफ मनी एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो पैसा है ना वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, पैसे का फ्लो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है और इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। अब आगे आते हैं, टूल्स विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब ऐसे टूल्स पढ़ने हैं जिसके जरिए, ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन लेवल, ठीक है, कि इकोनॉमी में किस लेवल का इन्फ्लेशन है। उसके लिए हमारे पास 3 टूल है। पहला है जीडीपी डिफ्लेटर, कि जीडीपी में किस रेट से बदलाव आ रहा है। जिनको नहीं पता जीडीपी क्या होती है, देखो जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस टाइम पीरियड के दौरान कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, उन सब के फाइनल अमाउंट के सम को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। आई बात समझ में, ठीक है। ध्यान रखना, जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज बनाई जा रही है एक साल के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उन सबकी फाइनल वैल्यू, उन सबका सम हमारा क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। आई बात समझ में। जीडीपी तो तरह के होते हैं, नॉमिनल रियल, बात करेंगे इस वीडियो के नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर। दूसरा हो गया हमारा द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको क्या बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। और जो तीसरा है वो हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट लेवल पे प्राइस लेवल क्या चल रहा है, होलसेल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस लेवल क्या चल रहा है। अब आगे आते हैं, ये तीनों फैक्टर जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं मार्केट में क्या, जो हमारा इन्फ्लेशन लेवल है वो किस लेवल पे चल रहा है, ज्यादा है, कम है, कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब एक एक डिस्कस करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक बास्केट। अब हमें बास्केट का मतलब पता है क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक गुड्स यूज नहीं करते, हम सिर्फ एक सर्विसेज यूज नहीं करते, हम मल्टीपल गुड्स और मल्टीपल सर्विसेज यूज करते हैं। द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक बास्केट ऑफ आइटम्स इज मेजर्ड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि जब भी हम मल्टीपल लेवल पे गुड्स के बास्केट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, उसके प्राइस लेवल की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स।
बोथ रॉ मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो फाइनल गुड्स बनाने में यूज करते हैं हम लोग। सपोज करो किसी को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं। ये सारे पार्ट क्या है, ये रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल की ऐसे गुड्स या फिर ऐसी सर्विसेज जिसके जरिए हम फाइनल गुड्स को बनाते हैं। तो बोथ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, जो पॉइंट अब हमारा है द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ सेट बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी कि हम क्या परचेज कर रहे हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि अब देखो, कंज्यूमर भी अपने बास्केट को खुद सेट करता है। एक तो होता है WPI, जब वो से सेट करे, एक होता है कंज्यूमर। अब मान लो कंज्यूमर की इनकम बहुत कम है, तो वो ऐसी चीजें यूज करता है जो क्या होती है, चीप होती है, सस्ती होती है। ठीक है, जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, कम अच्छी होती है। आई बात समझ में? तो उसको हम क्या बोलते हैं कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब कंज्यूमर अपना बास्केट बनाए और उसका प्राइस लेवल क्या हो, तो द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ सेट ऑफ बास्केट, जब एक सेट ऑफ बास्केट खरीदता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड बाय, उसे कौन मेजर कर रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद क्या है, द नॉमिनल GDP टू रियल GDP रेशियो ऑन अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर एक कंप्लीट टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक सीरीज शुरू कर रखी है मैंने, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां मैंने GDP डिफ्लेटर को डीप में पढ़ाया हुआ है और आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमेस्टर 2 में। ठीक है, जो नहीं पढ़ा, अरे पढ़ लिया करो भाइयों, कुछ तो याद रखो। तो GDP डिफ्लेटर का मतलब क्या है कि द नॉमिनल GDP टू रियल GDP रेशियो, मतलब नॉमिनल GDP का रियल GDP से क्या रेशियो है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, GDP डिफ्लेटर। अब आपको समझाता हूं, देखो नॉमिनल GDP और रियल GDP क्या होती है। अब हमें ना लगता है कि हमारी GDP हर साल बढ़ रही है, क्योंकि वो किस में बढ़ती हुई दिखती है, अमाउंट में, रुपीज में। पर क्या हर साल GDP में ग्रोथ हो रही है? पता है क्या दिक्कत, पता है क्या है, कि चीजों के प्राइस बढ़ते हैं। जब चीजों के प्राइस बढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि लगातार GDP राइज कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। प्राइस बढ़ने की वजह से लगता है GDP वैल्यू ज्यादा जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि GDP बढ़ रही है, लेकिन असली में GDP बिल्कुल नहीं बढ़ रही होती। ठीक है, कई बार तो कांस्टेंट रहती है या फिर कई बार बढ़ती भी है, कई बार घटती भी है, लेकिन सिर्फ हमें प्राइस बढ़ने की वजह से क्या लगता है कि वो GDP बढ़ रही है। आई बात समझ में? तो हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें रखना चाहिए बेस प्राइस, मतलब एक साल के प्राइस को अपना बेस मान लो, उसके हिसाब से हमें सेट करना चाहिए क्या, GDP का लेवल, और उसको हम क्या बोलते हैं, रियल GDP। ठीक है, और जो हम हर साल कैलकुलेट करते हैं ना, वो पता है हमारा क्या होता है, नॉमिनल GDP। ठीक है, तो रियल GDP कब निकलता है, जब क्या हो, एक ईयर को हमारा बेस ईयर मान ले और उसके प्राइस के हिसाब से बार बार GDP को कैलकुलेट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल GDP। लेकिन जब हम, ठीक है, करंट प्राइस लेवल पे हमें जो GDP निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल GDP। ठीक है, और GDP दिखाता है ग्रोथ को, बहुत बड़ा सिंबल है ग्रोथ का, ध्यान रखना, क्योंकि GDP के अंदर वो सारा अमाउंट आ जाता है जो एक साल के अंदर सारी गुड्स और सर्विसेज को सेल करके पैसा कमाया गया है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब इसके बाद एक नोट लिखा है मैंने, वो पढ़ लेते हैं। चेंजेस इन मनी सप्लाई, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ द मनी। ठीक है, मतलब ये सारे अफेक्ट है जिसकी वजह से हमारे जो डिमांड है या फिर जो इन्फ्लेशन है वो इस पे इफेक्ट पड़ता है। देखो मनी सप्लाई की वजह से भी मेजर इफेक्ट पड़ता है। इसके ऊपर तो हमने बात की हुई थी पिछले वीडियोस में कि मनी सप्लाई का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। जैसे अगर गवर्नमेंट को लग रहा है, ठीक है, सरकार को लग रहा है हमारे कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो करती क्या है, वो मनी सप्लाई को रोक देती है। अब वो किस तरीके से रोकेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी कि अब अब जो लोग है वो लोन ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से मार्केट में पैसे का फ्लो रुक जाता है। जब पैसे का फ्लो रुकता है डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो चेंजेस इन मनी सप्लाई अफेक्ट करता है किसको, इन्फ्लेशन को। और इसका उल्टा कब क्या आता है, जब मार्केट में डिफ्लेशन हो, यानी कि रिसेशन चल रहा हो, मार्केट में लोग चीजें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जैसे कोविड के बाद हुआ था जस्ट, कोविड के टाइम पर लोगों की इनकम थी नहीं तो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने रेट कट किए, इंटरेस्ट रेट में कट किया, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा ना, लोगों ने लोन लेना शुरू किया और फिर से फर्दर डिमांड राइज किया। तो यहां पर देखो, चेंजेस इन मनी सप्लाई, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड द इंपैक्ट ऑफ मनी सैलरीज। सैलरी का इफेक्ट मतलब पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर कि सैलरी किस लेवल पे है। अब लोग करते क्या है, जैसे हमने लिखा था ना कि वेज और हमारा इन्फ्लेशन, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि जैसे जैसे वेज बढ़ेगा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि वेज बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो प्रोड्यूसर को भरना पड़ेगा, तो जो प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन फिर राइज कर जाएगा। ठीक है, तो सैलरी पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। फिर मैं कह सकता हूं जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ती है। पर यहां पे हमें इन्फ्लेशन में चेंजेस देखने किस किस की वजह से होता है, इसलिए मैं पहले सैलरी बोलूंगा कि सैलरी बढ़ेगी और बाद में इन्फ्लेशन आएगा।
ठीक है, विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। इन सबका एक सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है किसके ऊपर, इन्फ्लेशन मेजर्स के ऊपर, जिनको हम एक एक करके डीप में पढ़ेंगे बिल्कुल आने वाली वीडियोस में चैप्टर के अंदर। तो सिर्फ इंट्रो है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, और इसका इफेक्ट किस और भी जो पड़ता है, इंटरेस्ट रेट पे बताया था मैंने अभी, लोन डिमांड पे ही पड़ता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत महंगे होंगे तो लोग लोन की डिमांड ही नहीं करेंगे। लोग लोन क्यों लेंगे, क्योंकि ब्याज फालतू देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट फालतू देना पड़ रहा है। लेकिन अगर ब्याज रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। अरे बस जिंदगी से तो गवर्नमेंट बोले इंटरेस्ट, ठीक है। तो लोन डिमांड एंड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन हैज एन इंपैक्ट ऑन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट एक चीज पर पड़ता है, वो क्या है, कॉर्पोरेट प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि वही सेक्टर है या तो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या फिर मिक्स्ड सेक्टर, जिसे दोनों मिलकर चलाते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो हर एक सेक्टर में देखा जाता है, जिसको हम डीप में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। उम्मीद है इस लेसन नंबर 4 का इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा, आई बात समझ में, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप वो आराम से कमेंट कर देना, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस सीरीज के एंड में मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जहां मैं आपके सारे कमेंट्स को, सारे डाउट्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अगर कोई वॉइस क्वालिटी में दिक्कत आई हो तो भाई उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, अगर वॉइस कैंसिलेशन ना लगाऊं तो। आई बात समझ में, और उम्मीद है आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया है। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।